हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 9.1। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर and cross sectional area of 4 into 10⁻⁵ meter square. Under a given load, what is the ratio of the Young's modulus of the steel टू द कॉपर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, दो चीज़ें दी गई है, दो मटेरियल दी गए हैं। तो दो मटेरियल कौन से हैं यहाँ पर, एक है कॉपर वायर और एक है स्टील वायर। तो फर्स्ट देखते हैं स्टील वायर। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टील वायर है और स्टील वायर का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर दिया गया है और 4.7 मीटर दिया गया है, और उसका जो स्ट्रेच किया गया है, उसे स्ट्रेच करने के बाद उसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो बताया गया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ये वो है 3 इंटू 10⁻⁵। ओके, 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस स्टील का। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको पहले है ना यंग्स मॉडुलस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मेन जो पूछा गया है कि यंग्स मॉडुलस का दोनों का रेशो पूछा गया है, यानी कॉपर और स्टील का, स्टील टू कॉपर का रेशो पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले यंग्स मॉडुलस निकालेंगे। जैसे कि हमको पता है यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला हमने देखे थे कि क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और हमने क्या किए थे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के साथ उसको लैग्नीट्यूडनल स्ट्रेंथ होता है, उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो होता है वो हमने पहले ही देखा है। ठीक है, तो जैसा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या कहता है आपका, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा एल। ये क्या है आपका यंग्स मॉडुलस होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे को L1 दिया गया है, यानी लेंथ दिया गई है, और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। तो यानी हमारे पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन हमारे पास क्या है, फोर्स कितनी है वो दिया गया नहीं है। ठीक है, फोर्स जो है वो मालूम नहीं है हमारे पास, और दूसरा है डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है वो भी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एफ और एल, जो डेल्टा एल है उसको एज इट इज़ रखेंगे और लेंथ और एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो Γ1 इज इक्वल टू FL1 डिवाइडेड बाय A1 डेल्टा एल। तो यहाँ पे देखिए L1 और A1 जो लिया गया है वो स्टील के लिए लिया गया है, L2 और A2 जो है वो कॉपर के लिए लेंगे। तो देखिए हम पहले स्टील के लिए देख रहे हैं, तो Γ1 इज इक्वल टू F इंटू 4.7 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा एल। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस हमको पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉपर के लिए सेम मेथड से यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे क्या गया है कि कॉपर वायर है जिसका लेंथ क्या दिया गया है आपको 3.5 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 इंटू 10⁻⁵ दिया गया है, और आपको क्या क्या है कि सेम अमाउंट में क्या किए हैं, आपको स्ट्रेच किए गए हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फोर्स और जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। Γ2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू 3.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा एल। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास Γ1 और Γ2 मालूम हो गए, यानी हमारे को दोनों भी है ना, स्टील के लिए और कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस मालूम हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू कॉपर, यानी स्टील से कॉपर का आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है, यानी Γ1 डिवाइड बाय Γ2 आपको करना है। तो देखिए Γ1 डिवाइड बाय Γ2 करेंगे तो इसके वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एल दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, फोर्स और डेल्टा एल को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4.7 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 3.5। इस तरह से हमने क्या किया है, Γ1 और Γ2 जो है, Γ2 इधर साइड ऊपर आके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा कि जो 10⁻⁵ है ये 10⁻⁵ कट जाएगा। इसके बाद हम जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4.7 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 इंटू 3.5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यंग्स मॉडुलस का जो रेशो होगा वो 1.79, ये आपका यंग्स मॉडुलस का रेशो आएगा। ओके, तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिगर शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर, फर्स्ट दिया गया है यंग्स मॉडुलस और सेकंड दिया है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन लिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस लिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या क्या है, कुछ वैल्यूज दे दिए गए हैं एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर, और हमको पहले क्या पूछा गया है कि यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस हमको पता है कि Γ1 इज इक्वल टू क्या होता है, Γ1 इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू पे, यहाँ पे हमारे को अच्छे से वैल्यू पता है, जैसा कि यहाँ पे 0.01 स्ट्रेन है और यहाँ पे देखिए 150 के बीच में क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट टच करें, यानी इसका वैल्यू क्या है, 75 नियर अबाउट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
स्ट्रेन आपका 0.001 है, जब आपका स्ट्रेस 75 था। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू है 75 डिवाइडेड बाय 0.001। यहाँ पे देखिए 75 इंटू 10⁶ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10⁶ इस तरह से लिख देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 0.001 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 0 को शिफ्ट करेंगे और 10⁻³ के हिसाब से कर देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा नियर अबाउट 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से इसका आंसर बनेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका गामा का वैल्यू आएगा, आपका यंग्स मॉडुलस आएगा। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हमको देखे थे कि यील्ड स्ट्रेंथ ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद उसमें मटेरियल में क्या है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, यानी उस पॉइंट के बाद जाने के बाद उसमें जो स्ट्रेन है वो परमानेंट आ जाएगा और वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम वो पॉइंट पहुंचेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको यील्ड पॉइंट कह देते हैं। तो यहाँ पे देखें अप्रॉक्सीमेटली, ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है, इसे देखिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 300 जो पॉइंट है, ये 300 पॉइंट क्या है, आपका यील्ड पॉइंट है। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, मटेरियल में परमानेंट स्ट्रेंथ आ जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट इसका ए का आंसर ये होगा, और बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली 300 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से 9.2 आपका सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ द फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपका ग्राफ बताया गया है, आप आपके टेक्स्ट बुक्स में देख लीजिए इसे। तो इसमें क्या क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं कि वो किस तरह से वर्क होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा हूँ, आप क्या करिए उसको आपके टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है। तो देखिए ये जो है ना, ये एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल्स में आता है, एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास कहाँ, जहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी में आएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल जब भी हम क्या करते हैं, कुछ वर्क कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो क्या होता है इंजीनियर्स क्या करते हैं, कितने लोड कितने स्टील पर बेयर होने वाला है और कितना जो स्ट्रेस है उसका कितना आने वाला है, ये सब क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है। तो ये बेसिक है ना एप्लीकेशंस होते हैं आपके इलास्टिसिटी के ऊपर। तो ये जो चैप्टर है उसका पूरा बेसिक एप्लीकेशन यही होता है कि कहाँ पर स्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेस कितना लोड ले सकता है, स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये होमवर्क है आपका 9.3 और 9.4, ये आपका क्या है होमवर्क में होगा। आप क्या करिए इसको, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मैं बताइए। तो 9.3 एंड 9.4 ये दोनों भी आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, ये दोनों भी आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। थैंक यू।